शो में साथ देने का शुक्रिया और आपके सवालों का भी शुक्रिया जो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। और इस सिलसिले की पहली कड़ी, पहला सवाल, लोअर दीर से तासीर। आपने बताया कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मौका या डील हो गया, वो बाहर आ जाएगा। जब बाहर आएगा वो हुकूमत चीन से नहीं बैठेंगे, कभी धरना करेंगे, कभी लॉन्ग मार्च करेंगे, कभी एहतजाज करेंगे और रोज नए नए ड्रामा कर रहे हैं। बताओ ना, सिटी सपोज याद नहीं है मुस्लिम लीग ने उनके साथ जो 2023 या 22 में पीडीएम को हुकूमत में मुल्क डिपार्ट के मुकाम पर था। मुस्लिम लीग ने अपना सियासी कुर्बानी दिए और मुल्क डिपार्ट से बचाया। और फिर इमरान खान आ जाएगा, फिर मिलकर बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर क्यों नहीं वो 2024 इंतखाबात में नवाज शरीफ को मौका दे दिया? बेहतर नहीं था? वो इतना दुश्मनी नहीं किया था फौज के साथ, वो सिर्फ पीस के खिलाफ था और भाजपा के खिलाफ था। इमरान खान सारा मुल्क की दिफाई इदारा तबाह कर दिया। वो कोर कमांडर उस पे हमला किया, जना उस पे लाहौर में, पिशावर में, अमारत मलगरा में फौज की छावनी पर हमला हुआ। तो इंडिया भी नहीं कर सकता जो इमरान खान साहब ने किया था। क्या वो नवाज शरीफ को फिर मौका मिलना चाहिए? इमरान खान साहब को मौका मिलेगा, नवाज शरीफ को कोई नहीं मिलता दोबारा मौका। आपने तो मियाँ साहब के दिल की बात की है। नून लीग वाले बड़े खुश हो गए आपकी बात सुन के। तो फिर ये सवाल मेरे से क्यों पूछते हैं आप? मैं अगर इसका जवाब दूंगा तो वो जवाब चलेगा नहीं, तो ये जवाब किसी और से तलब करें। आपको पता ही है कहाँ से ये जवाब तलब करें। बहरहाल बात यह है जी कि मियाँ साहब का बाकी बातें तो जो आपने कही सही हैं, मगर मियाँ साहब के तल्लुकात जो है ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ अप एंड डाउन रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस दोनों में एक दूसरे के बारे में रहा है। अब ये इतनी जल्दी ये ख़त्म नहीं होता। अब मैं आपको बताऊं, जब ये सब बातें हो रही थी तो उस वक़्त मियाँ साहब भी लंदन में थे, मैं भी लंदन में था। तो ये बातें हो रही थी कि अब यहाँ गवर्नमेंट बननी है, इलेक्शन होने हैं। पहले एक पीडीएम की गवर्नमेंट बनी, फिर एक इलेक्शंस की बात आई कि इलेक्शन होने हैं, सो फिर ये बात आई कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन नहीं बनेगा। तो उस वक़्त मेरा मौक़िफ़ जो कि मैंने मियाँ साहब को बताया था, मैंने कहा था मियाँ साहब आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे, शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनवाएंगे। वो शहबाज शरीफ साहब का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो कभी ना नहीं करते इस्टेब्लिशमेंट। और मियाँ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि कभी कभी ना भी कर देते हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट जो रही है वो ना नहीं पसंद करती। वो ऑल पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट है, वो समझते हैं दे नो बेटर। और कभी कभी मियाँ साहब अड़ जाते हैं। अच्छा, छोटी मोटी चीज़ हो तो कोई बात नहीं है, उससे तो लेन देन हो जाती है। बड़ी चीज़ के ऊपर अगर मियाँ साहब अड़ जाएँ तो फिर इस्टेब्लिशमेंट पसंद नहीं करती। और 3 दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट ने मियाँ साहब को अलविदा काफ़िला किया है। तो 93 में किया, उस वक़्त भी इशू पहले बना था कि ग़ुलाम इसाक़ खान प्रेसिडेंट थे। मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ ताकि आपको समझ आए हुआ है मियाँ साहब को मौका नहीं देते अब, कि उस वक़्त मियाँ साहब ने कहा कि आर्मी चीफ़ मैं लगाऊँगा, और ग़ुलाम इसाक़ इस्टेब्लिशमेंट के हेड थे, उन्होंने कहा नहीं मैं लगाऊँगा। तो वो लड़ाई झगड़े हो गए, जिसमें फिर ग़ुलाम इसाक़ ने आर्मी चीफ़ लगाया जनरल वहीद को, और मियाँ साहब की छुट्टी हो गई। उसके बाद आपने देखा क्या हुआ कि एक आर्मी चीफ़ जनरल जहांगीर करामत ने कोई बात कर दी नेशनल डिफेंस कॉलेज में कि जी एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए जिसके अंदर हम सब बैठे हैं और वो काबीना के ऊपर हो। तो मियाँ साहब ने कहा एक ही गल की थी तुसी, ये तो जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, चलो जी अस्सलाम वालेकुम। तो जहांगीर करामत साहब वालेकुम सलाम करके घर आ गए। तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर वो बात पसंद नहीं की गई। 2 बातें नहीं पसंद की गई। एक ये कि जहांगीर करामत साहब चुप करके क्यों आ गए, ये क्या बात हुई, हम तो इस्टेब्लिशमेंट हैं, हमें तो कोई नहीं घर भेजता, हम लोगों को घर भेजते। दूसरा ये कि ये मियाँ साहब होते कौन है ये करने वाले, देखा जाएगा। तो फिर सोचा ये कि मियाँ साहब की छुट्टी करा दी जाए। और मियाँ साहब इन द मीनवाइल और आगे बढ़ गए। मियाँ साहब ने वाजपेयी साहब के साथ मुआहदे करने शुरू कर दिए, आओ जी आओ, बस डिप्लोमेसी शुरू कर दी। वाजपेयी साहब आ गए लाहौर, उनको ले गए शालामार गार्डन्स, वहाँ उन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम भी कर लिया, सब कुछ हो गया और मामले तय हो गए जी, अब अमन होगा, अब ये होगा, अब सारा कुछ होगा, बातें होंगी। तो पीछे से जनरल मुशर्रफ ने, जैसे कहते हैं ना, कालीन खींच लिया। पहले सलूट करने से इनकार कर दिया, फिर कारगिल जाके कर दिया, और मियाँ साहब को कहा कुछ और ही कहानी दे दी, मियाँ साहब को पता ही नहीं चला हुआ क्या। तो फिर उसके बाद जब मियाँ साहब ने मुशर्रफ को निकालने की कोशिश की तो उसने इनको निकाल दिया। तो ये बैकग्राउंड थी। इस बैकग्राउंड में जब ये इस्तीफ़ा जब वक्त आया तो इस्टेब्लिशमेंट ने कहा नहीं, मियाँ साहब जो है ना ये कोई ना कोई गड़बड़ कर देते हैं,
और इसलिए बेहतर यह है कि हम शहबाज के साथ ही काम करेंगे। तो इसलिए फिर मियाँ साहब को मौका नहीं मिला। तो फिर मेरा ख्याल है मियाँ साहब ने ये सोचा कि अच्छा ठीक है फिर तुसी कर लो, मैं बाहर बहना तो कम से कम फिर मेरी धी वास्ते थे कोई जगह कड्डो ना। तो उन्होंने फिर जैसे कहते हैं ना कड़वा घूट करके अपनी बेटी को चीफ मिनिस्टर और उधर भाई प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ सेटलमेंट हो गई और ये बड़ा अच्छा इंतज़ाम चल रहा है। मियाँ साहब पीछे हैं, जो भाई उनको कंसल्ट करते हैं, बेटी भी कंसल्ट करती है। वेलकम बैक टू द शो। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मई के महीने के आगाज़ में क्या हुआ, 6-7 मई को क्या हुआ, 9-10 मई को क्या हुआ, ये अभी भी ज़ेर बहस है। लेकिन बात तब होती है जब आपको मुखालिफ के कैंप से ही आवाज़ें मिल जाएं जो आपके बयानियों को सपोर्ट करती हों, तो वो बहुत अहम है। स्पेशली अगर बीजेपी के कोई सीनियर रहनुमा बात कर रहे हो, बता रहे हो कितने तैयारे गिराए गए थे पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से, या शिवसेना के कोई रहनुमा बता रहे हो कि हुआ क्या था इंडिया के साथ। मैं 3 जुमले बाद मेरी थ्योरी को हिमायत कर रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि वो जो 6 आतंकवादी हैं वो इसलिए नहीं पकड़े जा रहे कि उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली होगी। बहुत गहरा तंज इसमें छुपा है। और उससे पहले जो डॉक्टर सुब्रमण्यन स्वामी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं राफेल ही बढ़िया नहीं थे और इस पे इन्वेस्टिगेशन होने नहीं देंगे नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि वो जो उन्होंने बात नहीं कही, हाँ। वो कहना चाह रहे थे मगर कहा नहीं, हाँ। इशारा कर दिया। जी। क्योंकि राफेल डील के अंदर बड़े सीरियस करप्शन के एलिगेशन, घपले हैं कि कमीशन खा गए बीजेपी वाले, हाँ। लंबे चौड़े। अच्छा। और बाय द वे वो सब मैं क्या कहूँ, फ्रांसीसी ट्रांजैक्शंस के अंदर ये पहली दफ़ा नहीं है कि इस किस्म के इल्ज़ाम लगे हैं। जब हमने सबमरीन्स ली थी तो उस वक्त भी इल्ज़ाम लगे थे पाकिस्तान के अंदर भी कि इस किस्म की चीज़ें हुई थी, किकबैक्स। तो ये तो, और नरेंद्र मोदी के ऊपर तो बहुत सीरियस इल्ज़ाम है पार्लियामेंट के अंदर भी कि इंक्वायरी करो, इन्वेस्टिगेट करो, अकाउंटेबिलिटी करो कि पैसे कितने खर्च किए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, तो इनका ये पॉइंट आउट करना कि वो तैयारे बढ़िया नहीं थे, बजाय इसके कि ये कहें कि पायलट जो थे वो मुशाक नहीं थे, ये क्या जाहिर नहीं, मेरा ख्याल है पायलट्स की भी गलती नहीं थी और तैयारों की भी गलती नहीं थी। फिर जो चीज़ थी वो आप एडमिट करें कि पाकिस्तान ने जो प्लेटफॉर्म बनाया था इंटीग्रेटेड वॉरफेयर का और विद द हेल्प ऑफ चाइना, उसकी तवक्को नहीं थी। दैट इज़ व्हाट डिफीटेड द राफेल एंड दैट इज़ व्हाट डिफीटेड द इंडियंस। राफेल जेट इज़ अ फर्स्ट क्लास जेट, कोई इसमें शक ही नहीं है। बट वो जो तवक्को कर रहे थे ना कि इट विल टिल्ट द बैलेंस बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग रेंज रेडार एंड लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, वो नहीं हुआ। वी वर एबल टू block them and we were able to get them because we were integrating our systems with AWACS, satellites and electronic jamming techniques and also our long range PL-15 missiles. ओके, सो इस तरह के बयानात मोदी गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा थ्रेट हो सकते हैं? आपने पहले ही कहा कि जयशंकर साहब तो एक तरह से खिलवत में जा चुके हैं या कॉर्नर हो चुके हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे चीज़ें। फॉर नरेंद्र मोदी ऐसे बयानात वक्त के साथ बढ़ेंगे या वो दबाने में कामयाब हो जाएंगे? तो स्वामी साहब तो RSS, ही इज़ अ हार्ड लाइन हिंदू नेशनलिस्ट जी, और बड़ी इज्जत है इनकी विद इन इंडियन हार्ड लाइन सर्कल्स। इनकी बेटी जो है शी इज़ मैरिड टू अ मुस्लिम एंड शी इज़ अ टॉप जर्नलिस्ट इन इंडिया। यहाँ चक्कर भी लगाती रहती हैं पाकिस्तान के। अच्छा। हाईली रिस्पेक्टेड। तो इनका लफ्ज़ों में बड़ा वजन है इन इंडिया। तो ये तो मोटी बात कर रहे हैं, कहते हैं यस इन्होंने बता दिया आपको कितने, और 5 कह रहे हैं, एक्चुअली वो ज़्यादा ही हुए बट चले 5 ही सही। हाँ, फॉर द टाइम भी उनकी जुबान से इतना भी बहुत है। बहुत। और ये जो दूसरे साहब आपने बताया वो तो बहुत आगे चले गए ना, वो तो कहते हैं कि कराए हमने, बीजेपी ने कराया ये सब कुछ, इसीलिए वो बंदे नहीं मिल रहे क्योंकि वो तो बीजेपी के अंदर ही है, ज्वाइन कर चुके हैं। तो आई थिंक स्लोली इंडिया के अंदर, जैसे मैंने कहा था आपसे कि ये क्योंकि झूठ मबनी था ना, सो इसलिए दिस विल कम आउट। आहिस्ता आहिस्ता लोग बेवकूफ़ नहीं है, वो सवाल करेंगे। इस वक्त जो वो जो रेडिकल नेशनलिस्ट किस्म की रेटरिक चल रही थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, दम तोड़ रही है। बट एट द सेम टाइम थ्रेट अपनी जगह पर मौजूद है जंग का, और आपने इस पर सबसे पहले इशारा किया था। लेकिन हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, वो सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग फोरम में शिरकत के लिए हैं, तो वहाँ उन्होंने राइटर्स को एक इंटरव्यू में ये कहा कि अब की बार अगर कोई जंग छिड़ी तो मुदाखलत का चांस नहीं होगा। इसका क्या मतलब कि अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने 2 बातें कही हैं जी। एक तो उन्होंने कहा कि जो बॉर्डर के ऊपर जो आर्मी खड़ी थी जी, वो अपनी अपनी पोजीशंस पे जा रहे हैं जी, ठीक, तो वहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट का इतना अब चांस नहीं है शॉर्ट टर्म में। हाँ, 22 अप्रैल से पहले की पोजीशन। बात आगे जो की है कि अगली कॉन्फ्लिक्ट, एक तो उनका ये इशारा कि शायद होगी, और फिर ये कि अगली कॉन्फ्लिक्ट में मीडिएशन का रोल इतना नहीं होगा। क्यों? वो इसलिए कि इस दफ़ा तो 4 दिन की जंग थी ना जी, जिस 2 दिन के बाद मीडिएशन शुरू होगी बिकॉज न्यूक्लियर
थ्रेशोल्ड की तरफ इशारे होने शुरू हो गए थे। अगली जो है वो शुरू यहीं से होगी जहाँ ये ख़त्म हुई है, क्योंकि इसी चीज़ को तो रिपीट नहीं करना ना, ये तो फेल हो गया है इस लेवल तक। ठीक, तो इससे इंडिया इससे ऊपर जाएगा ना, कुछ और ट्राई करेगा, ज़्यादा सिर्फ कुछ और नहीं, हायर लेवल ओके ऑफ अटैक, ओके तो जिसके बेसिस के ऊपर हायर लेवल ऑफ रिस्पॉन्स आएगा फ्रॉम पाकिस्तान। ओके तो अगर इस लेवल के ऊपर जब उन्होंने ब्राह्मो मिसाइल्स मारे हमारे एयर बेसिस पे और हमने बातें करनी शुरू कर दी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की, जिसकी वजह से अमेरिका भागा आया, तो अगला राउंड तो कहीं और से शुरू होगा ना। इट मे बी मच मोर सीरियस अटेम्प्ट टू नॉक आउट ऑन सर्टन क्रिटिकल फैसिलिटीज़ जो इस दफ़ा काम आई हैं हमारे। ठीक, तो अगर वो हुआ तो फिर जल्दी से आपका जो थ्रेशोल्ड है जिसकी वो बात कर रहे हैं कि ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन बड़ी जल्दी क्रॉस हो जाएगी। अभी तो 4 दिन के बाद क्रॉस होगी और फिर 2 दिन में क्रॉस हो जाएगी। ये जो है ना मीडिएशन, ये 2 दिन के बाद आई है ना, 2-3 दिन के बाद, जी, तो वक्त लगा देखने में क्या हो रहा है क्या नहीं हो एयर रहा। बेसिस पे जब अटैक होना शुरू हुआ तो अगला राउंड में जल्दी हो जाएगा, ये बहुत जल्दी आप पहुंच जाएंगे। और यही इसीलिए जो इस वक्त इंटरनेशनल एनालिस्ट जो हैं वो क्रिटिक कर रहे हैं मोदी की डॉक्ट्रिन की, न्यू नॉर्मल की, वो यही कह रहे हैं ना, 2 बातें कह रहे हैं। हाँ। एक वो ये कह रहे हैं कि देखिए कैसे आप कह सकते हैं कि जो आगे कभी भी कोई इस किस्म का इंसिडेंट होगा तो वो पाकिस्तान ने कराया है, आपने तो एज्यूम कर लिया। अब उस असम्पशन के ऊपर विदाउट एविडेंस, विदाउट प्रूफ आप चढ़ाई कर देंगे पाकिस्तान में। जी, वो तो इस दफ़ा पता चला कि वो चढ़ाई जो है काम नहीं आती, वो तो काउंटर हो जाता है। एक तो ये गलती, दूसरी ये कि अब इस दफ़ा आप उससे पहली चढ़ाई से ज़्यादा बड़ी चढ़ाई करेंगे, क्योंकि वो पहली चढ़ाई तो नाकाम रही। सो नाउ यू विल डू समथिंग मोर सीरियस ठीक, विद द रिजल्ट दैट पाकिस्तान विल रिएक्ट मोर सीरियसली। सो 2 जगह पे बाय डिक्लेयरिंग दैट वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, यू हैव रेज्ड द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, वो जो एस्केलेशन पॉइंट है, तो और नॉट रेज्ड इट, यू ब्रॉट इट डाउन द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड एज द चेयरमैन, कि आपने वो जो रेड लाइन है जिसको जब आप क्रॉस करते हैं तो न्यूक्लियर की बात शुरू हो जाती है, वो पहले इधर थी, अब आप जब करेंगे तो वो इधर पहुंच जाएगी। ठीक है, यानी घंटियां बज रही हैं और वो कह रहे हैं कि कोई राब्ता भी नहीं है, गैर रस्मी बातचीत भी नहीं है, तो फिर ये खतरा कब तक मंडलाता रहेगा, कितना अरसा ये और? जब तक इंडिया जो है वो अपनी मोबिलाइजेशन इसी लेवल पे रखेगा और इसी लेवल पे थ्रेट रखेगा, और नरेंद्र मोदी जो है वो सारा इंडिया घूमेंगे और कहेंगे रोटी खाओ या गोली लो, और यही नेशनलिज्म, यही एग्रेसिव किस्म की बातें करेंगे, और तो उस वक्त तक तो अलर्ट रखना पड़ेगा आपको। और ये भी मैं आपको बता दूं, इट इज़ एंटायरली पॉसिबल कि इस दफ़ा तो उन्होंने कहा था कि हम करेंगे, जी, यहाँ तक कि जयशंकर साहब कहते हैं हमने फ़ोन करके भी बता दिया था क्या हम ऐसा हम करने करने जा जा रहे हैं। ठीक। तो अब बिल्कुल ये नहीं करेंगे ना। अब अगर वो करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने तैयारी करेंगे और विदाउट वार्निंग कुछ ना कुछ कर देंगे। तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, विद द रिजल्ट कि आपको अब 24 आवर अलर्ट पे रहना पड़ेगा आपको, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन, इट्स अ डिफिकल्ट प्रोपोजिशन। कब तक आप 24 आवर अलर्ट पे रहेंगे? ठीक, सो माई सेंस इज दैट सूनर और लेटर हमारी तरफ से पेशकदमी होगी टू ब्रिंग इन इंटरनेशनल पावर्स कि इस क्राइसिस को डिफ्यूज़ करें इन अ परमानेंट सॉर्ट ऑफ वे। ये जो टेम्प्रेरी जो आप सीज़ फायर हुई है, दिस इज़ नॉट गुड। ये फ्लेयर अप हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और इसमें किरदार अमेरिका का ही होगा।